आज से हमारा नया टॉपिक नया चैप्टर क्लास 12 ऑप्टिक्स चालू हो रहा है। और इसमें ऑप्टिक्स में 12th बोर्ड नीट बेसिक प्लस नीट से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर किया जाएगा और इस टॉपिक को पढ़ना है। और इस टॉपिक में आज से जो टॉपिक चालू हो रहा है वो ऑप्टिक्स। तो क्या ऑप्टिक्स के बारे में हम जानते हैं? अगर ऑप्टिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ लाइट is called ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर हम फिजिक्स की वो ब्रांच को समझते हैं जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लाइट की स्टडी करेंगे पर क्या हमें लाइट पता है? तो लाइट क्या होता है? तो लाइट दोज पार्ट ऑफ electromagnetic spectrum which are used to see various objects। तो देखिए, लाइट सिर्फ हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट जिस पार्ट का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है तो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहली होती है गामा रेस, फिर होता है एक्स रेस, फिर होता है यूवी रेस, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आता है विजिबल लाइट का, विजिबल रेस। फिर इसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेस, फिर इसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, और इसके बाद आता है रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम का ये ऑर्डर है। और ये ऑर्डर वेवलेंथ लेम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और इस तरफ से देखिए, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है और इस तरफ वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को छोड़ के इसका एक छोटा सा पार्ट ऑब्जर्व करें, और इस पार्ट में आता है विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट से रेड तक। और ये एक छोटा सा पार्ट, इसी छोटे से पार्ट को हम कहते हैं लाइट, और इसी छोटे से पार्ट को हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसी ब्रांच को कहते हैं ऑप्टिक्स। से लेकर कहाँ तक लिखा था? रेडियो वेव्स तक। चलिए, इधर गामा, इधर आपका यूवी इधर ख़त्म, और इधर आपका माइक्रो और रेडियो ख़त्म। यहाँ जो हमने लिखा था विजिबल लाइट में, यहाँ पर वायलेट था, और वायलेट का हमने लिखा था 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये एंगस्ट्रॉम में लेम्डा है। अगर मैं इसको मीटर से हटा के एंगस्ट्रॉम में लिखूं, यहाँ पर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखूँ 7800 एंगस्ट्रॉम। आप लोग नैनोमीटर में भी इसे लिख सकते हो। इसमें नैनोमीटर में कितना आता है? 1 नैनोमीटर में -9 होता है, 2। हाँ, ठीक है। इसमें आ जाएगा 400 नैनोमीटर से लेकर, है ना, ऐसा कुछ 400 नहीं, देखो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 गड़बड़ हो गया।
देखो इसको 9 बनाएंगे ना, तो 4 इंटू, अगर इसको मैं 10 के पावर -9 बनाऊंगा तो नीचे, हाँ ठीक है, 400 ही आएगा। 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। अब देखो ये जो रेंज है, देखो कितनी छोटी सी है रेंज। आप छोटी सी देखिए, आप देखिए कितना छोटे से रेंज में हमारा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक छोटे से रेंज में बहुत विजिबल पार्ट है जिसको हम देख पाते हैं, और इसी पार्ट को हमने नाम दिया, या इसको बोलते लाइट। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है इसका, कह रहा है ना, देखिए दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, which are used to see various object। बस इस बात को ध्यान रखें कि लाइट, हम उस पार्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पार्ट को लाइट कहते हैं जिस पार्ट को हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट होता है लाइट। मेरा टारगेट ये है कि लाइट के बारे में आप जैसे जानकारी रखें। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो सब में होती है, गामा से लेकर रेडियो तक, बस उसी स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है लाइट। और उस लाइट की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स। तो हमने आपको क्या कहा, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स याद है कि ऑप्टिक्स कहलाता क्या है, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक, चलिए, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लाइट की स्टडी को ही हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और यहाँ पर बता दिया आपको कि लाइट क्या होती है। आपको पता हो गया लाइट, आपने कह दिया एक बार फिर से कि दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which are used to see, है ना, वेरियस ऑब्जेक्ट। ये आपकी लाइट की डेफिनेशन हो गई। अब स्टडी ऑफ दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में बात ये हो रही थी कि ऑप्टिक्स में कितने टाइप का ऑप्टिक्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स में हम दो टाइप का पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट को बोलेंगे हम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टडी करना जरूरी होगा कि इन विच कंडीशंस, है ना, हम ये रे ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे और किस कंडीशन में हम वेव ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि देखिए लाइट की वेवलेंथ तो आपको दिख गई कितनी होती है, नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर बहुत छोटा सा वेवलेंथ होता है। अगर मैं एक छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर दूं तो भी ये बड़ा हो गया, यानी वेवलेंथ से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि रे ऑप्टिक्स में हम तब डील्स करते हैं, कह रहा है व्हेन द डायमेंशन यानी साइज, किसका, डायमेंशन यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर मतलब बहुत ज्यादा, मच ग्रेटर एज अ कंपेयर्ड ऑफ देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। बस हो गया, इतना ही रहने दो। तो समझो, डायमेंशन ऑफ यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिसकी साइज या डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। इसका ठीक अपोजिट होता है कि कह रहा है व्हेन द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट is very small
then the wavelength of light, wavelength of light, यहाँ पर हम कब स्टडी करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वेवलेंथ से छोटी हो जाएगी। अब आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मिरर, क्या पढ़ेंगे, मिरर, फिर आप पढ़ेंगे लेंस, फिर आप पढ़ेंगे प्रिज्म, तो ले मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है ना। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप भी पढ़ सकते हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इन सब की साइज आप देखें तो ऐसा कंपेयर आप वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर जैसे छोटा सा होल बना लिया, बहुत स्मॉल होल, जैसे स्लिट टाइप का, स्लिट होल, स्लिट मतलब एक, अगर मैंने बोला एक पिन होल कर दिया, अब इस पिन होल की जो साइज है वो साइज वेवलेंथ से क्या है, काफ़ी छोटी होगी। तो ऐसी पोजीशन में हम यहाँ पर इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स की स्टडी। तो वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फ़र्क इतना आएगा कि पढ़ेंगे हम कुछ से कॉमन फिनोमेना, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बड़े होंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर और यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रखकर देखते हैं। यहाँ पर हम हमेशा ये यूज करेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये आपको दिमाग में रख लेना है, चलती हो या नहीं चलती हो ये मुझसे को लेना देना नहीं है, लाइट सीधे चलती हो या टेढ़ा चलती हो, लेकिन जब जब आप रे ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ पर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है ऐसा कोई रूल नहीं लगाया जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइट की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज होंगी, पर यहाँ अगर जरूरत पड़ी कि लाइट टेढ़ा चल रही है तो एज्यूम करना मानना पड़ेगा टेढ़ा चल रही है, पर यहाँ पर आप कभी ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ना ये आप कंसिडर करेंगे कि लाइट टेढ़ी चलती है। लाइट हमेशा कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, कुछ कॉमन रूल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कॉमन रूल ये है, कॉमन रूल ये देखा जाएगा कि अभी हमने आपसे कहा कि लाइट कैसे चलती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैसे चलती है, इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब सीधे चलने का रूल, यानी लाइट को हम सीधा चलाएंगे तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। दूसरा, अभी कुछ समय बाद आप बोलना शुरू कर देंगे लाइट रे, लाइट रे, रे ऑफ लाइट, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट, तो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे क्या होगा, लाइट का पाथ होगा। अब देखो लाइट का पाथ क्या है, अगर ऐसे लाइट जा रही है तो हम ऐसे रे बना देंगे और हम कहेंगे कि ये लाइट रे है। ज्योमेट्री ड्रा करना है ना, नाम क्या है इसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्री ड्रा करेंगे, तो ज्योमेट्री ड्रा करने पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर रे बनाएंगे, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट रे। तीसरी बात, जब बहुत सारी रेज इकट्ठी हो जाएंगी, बंडल ऑफ रे, है ना, रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लाइट बीम क्या होती है, लाइट बीम बंडल ऑफ रेज होती हैं, बहुत सारी रेज का बंडल गुच्छे में एक साथ 1000, 2000, 5000, 10,000 रेज क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीम। अब जो ये बीम बाहर निकलती हैं उसमें बंडल्स में बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, लेकिन हम जब कभी भी किसी भी ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो, है ना, एट लीस्ट 2 रेज
एटलीस्ट बोला गया है, ज्यादा आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 रेस, है ना, आर यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्री ऑफ लाइट। ज्योमेट्री के लिए, लाइट के ज्योमेट्री के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 रेस हम यूज करेंगे, ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, पर सिंगल रे में आप कोई ज्योमेट्री नहीं बता पाएंगे, है ना। एक और बात ध्यान रखिएगा, 5वां, ये सब जनरल टर्म्स हैं जिनको हम यूज रख करेंगे, है ना। तो 5वां एक यूज ये है कि व्हेन लाइट रेज चेंज मीडियम, देखिए ध्यान से, व्हेन लाइट रेज चेंज मीडियम, जैसे ही वो लाइट रेज क्या होती है, मीडियम चेंज करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ, क्या जी, वेवलेंथ, क्या, वेवलेंथ, स्पीड, पाथ यानी डायरेक्शन, इंटेंसिटी, इन सब में क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक क्वांटिटी ऐसी है जो चेंज नहीं होती, वो चेंज ना होने वाली क्वांटिटी का नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है, ये आपको परमानेंट याद रखना है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मीडियम चेंज कर दो, मीडियम से, मीडियम का मतलब है एयर में चल रही है, फिर वाटर में जा रही है, चेंज हो गया मीडियम। अब एयर और वाटर मीडियम का जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया। जब एयर से वाटर में जाए, अब वाटर से अगर मान लो यहाँ गिलास है, गिलास में जाती है, तो ये मीडियम चेंज करना कहलाता है। तो मीडियम चेंज होने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, कुछ और टर्म्स बताता हूं जो आपको याद रहेगा। एक टर्म ये है जिसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी। अब आप रिवर्सिबिलिटी समझो क्या होती है, कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, रिवर्सिबिलिटी कहती है कि अगर कोई लाइट कहीं से रास्ता, पूरे रास्ता ट्रेवल करके हम तक पहुंची है, और अगर मैं उसके पाथ को रिवर्ट कर दूं मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दूं, समझ लो आप 180 डिग्री पे मैं रिटर्न कर दूं। अब मैं उसको 180 डिग्री पे रिटर्न करने के लिए यहाँ एक मिरर लगा देता हूँ, चलिए कोई मिरर लगा दिया, अभी हमने एक मिरर लगा दिया, क्या कर दिया, अब ये जिस पाथ से आई थी, रिट्रेस देयर पाथ, रिट्रेस देयर पाथ। अब आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसे चली जाएगी, जिस पाथ से हम तक पहुंची थी, अगर ये लाइट का सोर्स है ना, ये लाइट का क्या है, सोर्स, यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे घूम के हमारे पास आई है, अगर ये हमारे पास यहाँ पहुंची होती घूम के, और यहाँ से हम इसके पाथ को क्या करते, रिवर्ट करते, तो वो रिट्रेस देयर पाथ, यानी वो अपने उसी पाथ को वापस लेकर चली जाएगी। मान लो आपके पास सन है, सन समझते हैं ना, सन कहाँ होता है, पाताल लोक में, आसमान में, हाँ इधर ही ऊपर कहीं दिखता है ना। तो यहाँ से क्या आती है हम तक, क्या आती है, यहाँ हम सब रहते हैं, यहाँ से क्या चलती हैं, लाइट रेस। अब देखो सन से अर्थ के बीच में कितनी बार मीडियम चेंज होता होगा, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है ना। तो जब डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम की डेंसिटी चेंज होना मतलब मीडियम चेंज होना, तो इसका मतलब ये है कि लाइट रेस जो हमारे वहाँ से चली होगी सीधा नहीं आई होगी, यहाँ तक आई होगी सीधा, फिर मीडियम चेंज डेविएट हो गई, फिर मीडियम चेंज डेविएट हो गई, डेविएट हो गई, पता नहीं कैसे वो हम तक पहुंची है, कितनी बार अपने पाथ को क्या करके चेंज करके हम तक पहुंची है। अगर ये ज़ूम कर लिया जाए कि मैं इसी लाइट रेस को वापस बोल रहा हूँ, तुम जहाँ से आई हो वापस जाओ, और इसका पाथ रिवर्ट कर दिया जाए, तो बच्चे बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचेगी जिस पाथ से वो आई थी। यानी इसकी मेमोरी देखिए, लाइट की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है,
कि अगर सन से अर्थ तक आने में 2000 बार टर्न लिया होगा तो वो जाते समय भी 2000 बार ही टर्न लेगी और ठीक उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आई है। तो लाइट की मेमोरी हम सबसे कहीं बहुत ज़्यादा है, जिस रास्ते से आएगी वो रास्ता कभी भूलती नहीं है। तो एक रिवर्सिबिलिटी का भी क्या रहता है, इसमें रूल रहता है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो सकता है आपको आगे सेपरेट कहीं पढ़ने को मिल जाए, जो पढ़ने को मिलेगा रिफ्रैक्शन में। तो आइए अपने गोल को सेट करें कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर के अंदर पहला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इसका? इस रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद आएगा हमारा रिफ्रैक्शन। ये दो ही फिनोमेना इस पूरे ऑप्टिक्स में, वो ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की बात स्टार्ट करें और रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन है क्या? तो देखो, रिफ्लेक्शन एक कॉमन वर्ड होता है, जगह जगह पर यूज होता है। लाइट वेव आती है और जब लाइट वेव दो मीडियम के बाउंड्री वाले सरफेस से क्या होती है? टकराती है। दो मीडियम के बाउंड्री वाले सरफेस से, जैसे यहाँ से कहीं से आ रही है, अब दीवार से टकरा गई, तो दीवार क्या है? एयर, और दीवार सॉलिड है, तो दो मीडियम हो गए। तो दो मीडियम का ये सरफेस है, दो मीडियम के सरफेस पर क्या होती है? टकराती है। टकराने के बाद ये क्या हो जाती है? सेम मीडियम में ब्रेक हो जाती है, लौट जाती है ना? क्या कह रहा है कि व्हेन द लाइट रेस क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है, बाउंस बैक। व्हेन द लाइट रेस बाउंस बैक, है ना, फ्रॉम द सरफेस आफ्टर फॉलिंग इट। क्या कह रहा है? When the light rays bounce back from the surface after falling it, यानी उस सरफेस पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक इन कह सकते हो सेम मीडियम, जिस मीडियम से, देखो ये डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में बना सकते हैं, है ना, कि क्या है, लेकिन आपको बताना यही है कि सरफेस पे टकराने के बाद लाइट रेस क्या हो रही है? लौट रही है, लाइट रेस लौट रही है। अब जरा आप देखेंगे कि जब हम इस फिनोमेना को देखेंगे तो उसको छोटे से ज्योमेट्री के थ्रू समझना होगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये ज्योमेट्री क्या है? ये एक सरफेस है। क्या है ये एक सरफेस है। देखो ध्यान से, ये एक सरफेस है। ये सरफेस ऐसा है जो दो मीडियम को क्या करता होगा? सेपरेट करता। मान लो नीचे सॉलिड है, ऊपर एयर है। अब लाइट रेस कहाँ से आ रही? यहाँ से आ रही है। आ रही ना यहाँ से? तो ये कहाँ से आ रही है? सोर्स होगा कहीं यहाँ इसका, जहाँ भी सोर्स होगा वहां से आ रही है। अब ये जो रेस है इसका नाम रख दिया गया इंसिडेंट रेस। जो लाइट रेस सरफेस पर आके टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस। जिस पॉइंट पर टकराती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए सारे के सारे रूल्स याद रखना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से क्या होगी? ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी, लेकिन दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, सेम मीडियम में लौट जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक रूल अप्लाई होगा कि जब तक आप यहाँ से एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रा नहीं करेंगे, ये होता है नॉर्मल। क्या होता है ये? इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल हमेशा सरफेस पर कैसे ड्रॉ करना। बच्चे भूल जाते हैं कि नॉर्मल, अच्छा प्लेन सरफेस को तो सीख लेते हैं कि प्लेन सरफेस है, नॉर्मल ऐसे जाएगा। अब सरफेस अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाते। तो उसका मीनिंग ये होता है कि हमको रूल्स और नॉर्मल पता नहीं कैसे, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये एंगल आई बोलते हैं। अब जितना एंगल ये बनता है उतने एंगल पर ये लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, आई और आर। ये कितनी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है ये रिफ्लेक्ट, ये किसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। जिससे लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। आने वाली रेस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस, है ना। सरफेस पर परपेंडिकुलर प्लेन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जो बाउंस बैक होती है उस मीडियम में वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रेस बोलते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेस इज इंसिडेंट एंगल। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड इज रिफ्लेक्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। अब एंगल ढूंढना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए एंगल हमेशा आने वाली जाने वाली रेस का नॉर्मल से बनाना है। क्या बनाना है, नॉर्मल से। अब जब ये रेस बनाई गई तो इसमें आपको आप इस रास्ते से भटको नहीं, इसके लिए दो कॉमन लॉ बना दिए गए। क्या बना दिए गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉस हैं, तो देयर आर 2 लॉस। कितने लॉ बनाए गए, वैसे तो हम जितने चाहे बना लें, पर 2 लॉस जो हैं वो बनाया गया। पहला लॉ क्या बनाया गया, पहला लॉ बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बनाया गया कि देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई बोलूं तो एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या ये हमेशा वैलिड होगा, हाँ ये हमेशा वैलिड होगा। मतलब ये एक ऐसा लॉ है कि रिफ्लेक्शन के केस में जब भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इस लॉ को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है इंसिडेंट रेस, द लगा दो सम्मान के साथ, द इंसिडेंट रे, फिर बोल दो रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल, नॉर्मल है ना, लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑफ प्लेन। सेम पॉइंट ऑफ प्लेन, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है सेम प्लेन में होते हैं। ये एक प्लेन ये आपके सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस प्लेन में यहाँ पर इंसिडेंट रे, यहाँ पर नॉर्मल, तो सेम प्लेन नहीं, सेम पॉइंट ऑफ प्लेन, यानी उस प्लेन के एक ही जगह पर क्या होंगे, ये होंगे। तो ये आपको दिखाई दिया आई बराबर आर। ये देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। अब जरा एक चीज और देखते हैं, यहाँ इस बात को देखिए ध्यान से, इसको देखिए। अब आपको थोड़ा सा ये दिखाना है, क्या देखना है, जरा देखना ध्यान से। ये क्या है, एक प्लेन है, क्या है, क्या है ये, देखो ये एक प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसा बोल दें। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है, यहीं से एक लाइट रेज आ रही है, देखिए ऐसे आ रही ना लाइट रेज, कहाँ से आ रही, यहीं से आ रही, ये आ रही है, ऐसे आ रही है। अब जरा देखिए, जब इस तरह से आ रही हो, अभी यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, अब यहाँ से आ रही है, तो इसको बोला गया नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोला गया है, नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए को भैया आदित्य, हाँ, आई कितना हुआ, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 90 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आया, 90 होगा। हमने आपको एक शब्द सुनाया है कि एंगल ऑलवेज मेजर्ड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज विथ नॉर्मल, विथ नॉर्मल, नॉर्मल से लेना। हमने ये कब कहा कि सरफेस से एंगल नापना है,
एंगल नापने के लिए ही क्या बनाया गया है, नॉर्मल बनाया गया है। तो अब ये नॉर्मल है, यहीं से लाइट रेस आ रही है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेस इज जीरो। अब जब रूल कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, जिस केस में आई 0 हुआ तो आर भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाने वाली है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, बहुत दिखेगा नॉर्मल इंसिडेंस, ज्योमेट्री बनाने के लिए ये सब रूल्स हैं, है ना। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होने के केस में लाइट रेज कहाँ जाएगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई 0 तो आर। एक और देखो, अगर मान लो ये क्या है, एक सरफेस है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब कोई लाइट रेस आपके बगल वाले पड़ोस से आ रही है, यूं आ रही है लाइट रेस। अब यहाँ पर ऐसे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ एंगल कितना हुआ, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ लाइट ऑफ रेज इंसिडेंट रेस। अब यहाँ आई तो मुझे 90 दिखाई दे रहा है। अब जब आई 90 दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना, अब कहाँ जाएगी वो, जब आई और आर इक्वल होते हैं हमेशा। तो अगर आपको आई पता है रिफ्लेक्शन के केस में, तो आर क्यों नहीं पता है ना, तो आर भी कितना हो जाएगा। इस केस में इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये दो केस याद रखना है, अगर आई कितना हुआ 0 तो आर कितना होगा 0। अगर आई कितना हुआ तो आर कितना हुआ, आई 45 तो आर 45, आई 30 आर 30। अभी अगर मैंने बोला ये नॉर्मल, ये 30 पर इंसिडेंट, ये 45 पे इंसिडेंट हुई तो कितने पे जाएगी, 45 पे जाएगी। तो ये एक नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये किसमें, प्लेन सरफेस पे हो रहा था, किस पे हो रहा था। अब जरा इसी चीज को आप थोड़ा स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस पे देखें। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सरफेस है और यहाँ से कोई लाइट रे जिस पर क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ से आपको पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक नॉर्मल जरूर खींचना है। अब ये एंगल देख लो आप कितना है, जितना एंगल है आप नाप के उसे उतनी तरफ से लौटा दो। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे हो गया। जितना एंगल आई का बनेगा उतना एंगल आर का बनेगा, है ना। देखो जरूरी नहीं है प्लेन सरफेस पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, हम किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये एक सर्कुलर या स्फेरिकल कुछ भी सरफेस हो सकता है जिसमें सरफेस हो टकरा के लौटेगी। अब जरा ध्यान देंगे, ये लाइट रेज आ रही है, ये आई आर हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, कहाँ पर टकराई, यहाँ पर। अब यहाँ से लौटेगी। अब आप यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे मनमानी इधर से उधर नहीं खींच सकते। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब किसी स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करने की कहानी क्या होती है, नॉर्मल अगर स्फेरिकल सरफेस पर, कर्व सरफेस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसका रूल होता है कि वो सेंटर की तरफ से आएगा। ये देखो आप, देखो नॉर्मल वही होता है जो कहाँ से आता है, सेंटर से। तो ये बन गया आई। अब इसको आप नाप लेना, नापने के बाद इधर जितना एंगल इधर है उतना एंगल से इधर लौटा देना। ये क्या बन गया, आर। अब एक और केस, इसको देखिए, ये सेंटर है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, सबसे पहले आप तो नॉर्मल ढूंढो। अब देखो नॉर्मल में हमेशा कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से। ओए ये नॉर्मल तो यहीं जा रहा है, तो नॉर्मल यहाँ जा रहा है तो थीटा आ गया 0, मतलब आई आ गया 0, आई 0 आ गया तो आर भी होगा 0। बच्चों ऐसे लौट जाएगी, ऐसे लौट जाएगी। तो स्फेरिकल सरफेस पर ध्यान रखते हुए हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। स्फेरिकल सरफेस पर
ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ टकरा गई, मान लो ये यहाँ टकरा गई, अब यहाँ टकरा गई तो क्या उसी रास्ते से लौट जाएगी? नहीं लौटेगी, क्योंकि इसका नॉर्मल यहाँ आने वाला है। तो ये एंगल हो गया आई। अब इसको नाप लो, जितना वो है इतना एंगल बना के लौटा दो। ये कहलाता है आई और आर स्फेरिकल सरफेस में बनाना। अब रिफ्लेक्शन को दो तरीके से देखा जाता है। जो रिफ्लेक्शन होता है वो हम दो रिफ्लेक्शन जान लें, थोड़ा जनरल टर्म्स हैं। एक को बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो आप, और एक को बोलते हैं इरेगुलर। एक रेगुलर और एक इरेगुलर। अब रेगुलर कैसा होता है, इरेगुलर कैसा होता है? देखिए एक स्मूथ सरफेस बनाता हूं और एक जिग जैग सरफेस बनाता हूं। एक स्मूथ सरफेस बनाया और एक जिग जैग। देखो यहां से क्या आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल बना के वही एंगल लेके लौटा दो, नॉर्मल बना के वही एंगल लेके लौटा दो, नॉर्मल बना के वही एंगल लेके लौटा दो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसको बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप ये भी कह सकते हो स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर देखो, ये हमने बहुत अच्छी रेज लेके आए, पैरेलल लेके आए। अब ये इधर इस तरफ पड़ गया, यहाँ पड़ गया तो इधर भाग गया। ये इस ढाल पे पड़ गया तो थोड़ा सा इधर पड़ गया तो हो सकता है इधर लौट जाए। ये यहाँ पड़ गया तो हो सकता है इधर भाग जाए। ये किस पर डिपेंड करेगा कि सरफेस के किस पार्ट पर टकराया हुआ है, किस पार्ट पर इंसिडेंट हुआ है। यानी रिफ्लेक्टेड रेस का कोई रूल नहीं होगा कि कहाँ जाएगा। तो ऐसे सरफेस से इसमें है ना रफ सरफेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रफ सरफेस। तो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू प्लेन स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर एंड रिफ्लेक्शंस अकर थ्रू रफ सरफेस जिग जैग सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं होती हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल होती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे तो आगे क्या देखेंगे, तो रिफ्लेक्शन हमारा पढ़ने का उद्देश्य है इमेजिंग करना। क्या करना, किसी ऑब्जेक्ट की क्या बनाना, इमेज बनाना। तो इमेज की बात करना है। इमेज क्या है, हालांकि हर कोई अपनी इमेज सुधारने में लगा हुआ है, बिगड़ भी रही है। इमेज नहीं समझ में आया, इमेज क्या है। इमेज बोलते ना हमारी इमेज खराब हो गई, बोलते ना। तो इमेज कॉपी है ना, कोई भी चीज को उसी तरीके से अलग दिखना, दूसरी जगह दिखना। अब इमेज, अब ये इमेज कह रहा है कि इमेज मिरर्स में मतलब है किसी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज क्या होती है। तो अगर मैंने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है और लाइट रेज आने के बाद क्या हो रही है, या तो रिफ्लेक्ट होगी या तो रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्रैक्ट क्या है, मीडियम चेंज करना, रिफ्लेक्शन होता है बाद में देखना उसको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज किसी सरफेस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, या रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कुछ रेज एक जगह पर जाके मीट होंगे, मिलेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन द लाइट रेज मीट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट। दो केस हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन के बाद किसी जगह पर मिलेंगी, या ऐसा लगेगा कि ये मिल रही हैं या कहीं से आ रही हैं। जहां से ना आ रही हो वहां से लगेगा आ रही हैं। तो दो केस होंगे, मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। कह रहा है ना, है ना, द लाइट, ऐसा कह सकते हैं, द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट, और लगा के लिख सकते हैं अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट आफ्टर
रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन में भी आप यही डेफिनेशन दे सकते हैं। रिफ्रैक्शन जब आए तो रिफ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है बात, वहां आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट, इज कॉल्ड इमेज, इज कॉल्ड इमेज। अब ये वही पॉइंट जहां पर लाइट रेज या तो क्या होंगे, एक जगह पर आके कन्वर्स हो जाएंगी, एक जगह पर मिल जाएंगी, या ऐसा लगेगा कि कहीं से मिल रही हैं। तो दो केस, तो जब यहाँ दो शब्द आ रहा है कि मीट करेंगी या अपीयर टू मीट होंगी, जब दो शब्द आ रहा है तो इमेज भी दो होंगे, एक रियल और एक वर्चुअल। जहाँ कहीं किसी बच्चे का किसी ने नाम लिया, उसकी इमेज बन जाती है, सुनने वाले के दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। अभी इमेज रियल बने, या जैसे किसी ने दूसरे की झूठी प्रशंसा कर दी, है ना, किसी दूसरे ने दूसरे को सुनाया, उसने उसकी इमेज बना ली। मैंने तो सुना था वो बहुत स्टूडेंट, बहुत होनहार बच्चा है, बहुत होनहार है, मतलब एक दिन वो आसमान में जरूर जाएगा, मतलब आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, मतलब उसका कद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा मतलब उसकी इमेज देखो कैसी हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है ना। और एक बच्चे का नाम लिया, उसके दिमाग में हरी गई नेगेटिव इमेज को क्या बोल रहे, नेगेटिव इमेज, है ना। मतलब इमेज ऐसी इमेज देखो, एक रियल और एक, जब किसी के दिमाग में अच्छी इमेज बनती है, सही सही में इमेज बनती है, और एक बनाई जाती है, ठीक, तो रियल इमेज, है ना। इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं, द लाइट रेस मीट, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिलेंगे, और यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं अपीयर टू मीट, मिलेंगी नहीं। हाँ, अब इसमें एक जब अब ज्योमेट्री भी ड्रॉ करेंगे तो ज्योमेट्री के रूल भी साथ में रखेंगे। जब हम रियल इमेज बनाएंगे तो हम ज्योमेट्री जो है डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, और जब वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो उसको इस तरह से डॉटेड लाइन करके पीछे ले जाएंगे, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इस पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करके मिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरह से अब हम दो प्रकार की इमेज देखेंगे, एक रियल और एक, बस एक और चीज याद रख लेना, जितने भी आप रियल इमेज बनाना, जितने भी रियल इमेज बनाना, सबके सब इन्वर्टेड रहेंगे। इन्वर्टेड मतलब समझ में आ रहा है, किसी को ना समझ में आए तो उल्टा, जैसे ये पेन है इस तरह से रखा हुआ है, अब ये पेन ऐसा रखा है, इसकी इमेज ऐसी बने तब बोलना उल्टा, है ना। ऐसी है तो ऐसे ही बने तो उसको बोलना सीधा। और ये जो जितने वर्चुअल इमेज होते हैं सब क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, मतलब सबके सब सीधे होते हैं, इसलिए तो हमको धोखा हो जाता है। तो जितने सीधे साधे दिखने वाले लोग होते हैं सब आभासी यानी वर्चुअल होते हैं, रियल प्रॉपर्टी उनके पास एक भी नहीं होती है, और आपको सीधे साधे दिखने के कारण आप भ्रमित हो जाते हैं। अब जितने भी रियल पर्सन होते हैं वो कभी भी सीधा नहीं, आपको उल्टे दिखेंगे, और आप हमेशा उनकी बुराई करते घूमते फिरेंगे, देखो ये ऐसा है वैसा है ना, उल्टा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है। टेढ़ा कहाँ, वो तो रियल है, ऐसा धोखा हो जाता है ना, मनमोहक। तो ये क्या है, वर्चुअल हमेशा सीधा और रियल हमेशा उल्टा। ये आप टैग लगा लेना, जब भी रियल इमेज आए तो उसको बोलना ये उल्टा होगा, वर्चुअल इमेज आए तो सीधा होगा। अब इमेज फॉर्मेशन भी आपको करनी है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो दो प्रकार की इमेज देखना, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन दो टाइप के ऑब्जेक्ट का देखेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, और फिर इसके बीच में
बहुत मिरर आ जाएगा आपका। और मिरर आएगा, सबसे पहला मिरर आएगा हमारा प्लेन मिरर।